नमस्कार। दुनिया भर की जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन आजकल हर तरफ है, पहुंचना बहुत आसान है, पर उसमें से काम की बातें निकालना वो एक अलग ही चुनौती है। आज हम यही करने वाले हैं। कुछ जरूरी स्रोत हैं हमारे पास, लेख, रिसर्च पेपर, कुछ नोट्स, इनको जरा गहराई से देखेंगे। हमारा मकसद सीधा है, इनमें जो सबसे अहम जानकारी है, जो नजरिए हैं, उन्हें सामने लाना। कुछ ऐसी बातें जो शायद पहली नजर में न दिखें, उन पर रोशनी डालना। और हाँ, अगर भारत से कोई कनेक्शन है, कोई जुड़ाव, तो उसे समझना। ये चर्चा उम्मीद है आपको जानकारी देगी, दुनिया में क्या चल रहा है उसका एक बेहतर अंदाजा देगी, और हाँ, शायद कुछ दिलचस्प बातें और थोड़ी मुस्कुराहट भी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं भारत और सेमीकंडक्टर से। काफी चर्चा में है ये। देखिए, पिछले हफ्ते ही सीजी सेमीज, ये मुरुगप्पा ग्रुप का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि साल के अंत तक पहला मेड इन इंडिया चिप वो तैयार कर देंगे। हाँ, ये बड़ी खबर थी। और फिर कैबिनेट ने भी 4 और प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी। मतलब कुल मिला के अब 10 प्लांट मंजूर हो चुके हैं। 10? हाँ। इसमें टाटा का वो बड़ा प्लान भी है, ताइवान की पावर चिप के साथ मिलकर। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई आम औद्योगिक घोषणा नहीं है, इसे एक रणनीतिक कदम की तरह देखना चाहिए भारत के लिए। जरूरी ये है कि भारत सिर्फ बैकएंड काम तक सीमित न रहे, मतलब ये SOA, TMP जिसे कहते हैं, चिप की असेंबली, टेस्टिंग वगैरह। अच्छा। हाँ, उससे आगे बढ़कर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर राष्ट्र बने, जहां डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन मतलब चिप बनाने तक सब कुछ हो। फुल स्टैक। दाव बहुत ऊंचे हैं। ये जो छोटे छोटे चिप्स दिखते हैं ना, ये असल में भविष्य की टेक्नोलॉजी की जान है। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लीन एनर्जी, सब इन्हीं पर टिके हैं। और अभी क्या है कि पूरी दुनिया कुछ ही देशों पर निर्भर है। ताइवान है, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका। हाँ, ये तो है। और कोविड ने, फिर यूक्रेन युद्ध ने ये दिखा दिया कि ये सप्लाई चेन कितनी नाजुक है, कभी भी टूट सकती है। ऊपर से जिस तरह से चिप व्यापार का शस्त्रीकरण हो रहा है, मतलब देश इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे चिंता और बढ़ गई है। इसलिए भारत का अपना चिप बनाना, डिजाइन करना, ये सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। तो ये जो नए प्लांट्स मंजूर हुए हैं, पैसा लगना शुरू हो गया है इनमें? हाँ, अनुमान है कि निवेश अब 1.6 लाख करोड़ तक पहुँच गया है, 6 राज्यों में फैलकर। 1.6 लाख करोड़। और जब ये सारे प्लांट चालू हो जाएंगे तो भारत में रोज करीब 9.5 करोड़ चिप्स बनाने की क्षमता होगी। 9.5 करोड़ रोज? जी। और अनुमान ये भी है कि 2030 तक दुनिया भर में चिप्स की बिक्री $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। 1 ट्रिलियन? हाँ। और उम्मीद है कि भारत इसमें 8 से 10% हिस्सेदारी ले सकता है। लेकिन इसमें एक चुनौती भी तो है। ये जो वेफर फैब्रिकेशन प्लांट्स होते हैं, फैब्स, जहाँ असल में चिप्स बनते हैं। हाँ, फैब्स। वहाँ भारत थोड़ा पीछे लग रहा है। हमारे यहाँ तो शायद अभी सिर्फ एक ही मेला फैब बन रहा है। बिल्कुल सही। जबकि चीन में देखिए 44 हैं, जापान में 12, ताइवान में 14, यूरोप में 10, अमेरिका में 15। बाप रे। और पूरी दुनिया में इन फैब्स को अपनी तरफ खींचने के लिए सब्सिडी की एक होड़ लगी है। करीब $388 बिलियन से ज्यादा की सब्सिडी दी जा रही है। तो भारत का जोर फिलहाल किस पर ज्यादा है? भारत का ज्यादा जोर अभी OSAT MP प्लांट्स पर दिख रहा है। वो जरूरी है, पर फैब्स के बिना आप फुल स्टैक नहीं बन सकते। और फैब्स के अलावा एक और बहुत बड़ी चुनौती है स्किल्ड लोग, हुनरमंद पेशेवर। अच्छा, मैन पावर की कमी? हाँ, बहुत ज्यादा। अनुमान है कि 2030 तक इस इंडस्ट्री को 5 लाख से 10 लाख ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे। 5 से 10 लाख? जी। सरकार कोशिश कर रही है, स्किल इंडिया, सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वगैरह है, लेकिन इंडस्ट्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सरकार, इन तीनों को मिलकर बहुत तेजी से काम करना होगा। बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग देनी होगी। भारत इस सेमीकंडक्टर पार्टी में, कह सकते हैं, थोड़ा देर से आया है, तो रास्ता आसान नहीं होने वाला। ठीक है, अब जरा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, उसकी तरफ देखते हैं। वहाँ कुछ अजीब सा चल रहा है ना? हाँ, काफी विरोधाभासी स्थिति है वहाँ। मतलब कागज पर देखो तो सब बढ़िया, दूसरी तिमाही में GDP 3.3% बढ़ी, बेरोजगारी दर कम है 4.5% के आसपास, महंगाई भी काबू में लग रही है। नॉमिनल GDP तो 2020 के मुकाबले 50% से ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं। लोगों की औसत कमाई, रियल मीडियन वेतन, वो भी 2022 से 5% बढ़ा है। स्टॉक मार्केट भी काफी ऊपर है, S&P 500। तो फिर
ऐसा क्यों लग रहा है कि माहौल ठीक नहीं है, लोग खुश क्यों नहीं लग रहे? इसी को वाइब्रेशन कहा जा रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था अच्छी पर वाइब्स खराब। वाइब्रेशन, अच्छा। इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी वो है महंगाई की वापसी। हाँ, इन्फ्लेशन 40 साल तक जो काबू में थी वो 2021 में लौटी और उसने लोगों की जेब पर असर डाला। भले ही अब कमाई थोड़ी बड़ी है पर वो अभी भी 2020 के लेवल पर पूरी तरह नहीं पहुंची है। और महंगाई हमेशा एक अनिश्चितता लाती है। लोग भविष्य को लेकर थोड़े डरे रहते हैं। और क्या वजह है? दूसरी बड़ी चीज है अर्थव्यवस्था में हो रहे बड़े संरचनात्मक बदलाव, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। हाँ। एआई से कंपनियों की वैल्यू तो बढ़ रही है पर साथ ही नौकरियों के जाने का डर भी बहुत है। कौन सी नौकरी रहेगी, कौन सी नहीं, ये चिंता लोगों को खाए जा रही है। सही बात है। फिर अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं और जो पूरी वैश्विक व्यापार व्यवस्था बदल रही है, उससे भी चीजें महंगी होने और अस्थिरता बढ़ने का डर है। और एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जो सर्वे में दिखता है। वो क्या? लोग अक्सर अपनी पर्सनल आर्थिक स्थिति को तो ठीक ठाक बताते हैं पर जब देश की अर्थव्यवस्था की बात आती है तो ज्यादा निराशावादी हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? इसमें थोड़ी राजनीति भी होती है। अगर आपकी नापसंद पार्टी सत्ता में है तो आप अर्थव्यवस्था को ज्यादा बुरा आंकते हैं। ये भी होता है। और आखिर में कुछ विश्लेषक हैं जैसे एलिसन श्रेगर ब्लूमबर्ग में लिख रही हैं कि अगर आप सही जगह देखें तो कुछ वाकई चिंताजनक आंकड़े भी हैं, सिर्फ अच्छी खबरें नहीं हैं। जैसे लंबी अवधि की ब्याज दरें ऊंची हैं, महंगाई के फिर से बढ़ने और लेबर मार्केट के कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं। नए ग्रेजुएट्स को नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है। घर खरीदना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है आम लोगों के लिए। हाँ, हाउसिंग का तो सुना है। शेयर बाजार में बुलबुले का डर है और लोग फिर से कर्ज में डूब रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का कर्ज, दूसरे लोन्स और डिफॉल्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं। ओह, तो ये तो मंदी के संकेत जैसे लग रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आने वाली मंदी के संकेत हो सकते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत कुछ महीने पहले लग रही थी, शायद अब उतनी नहीं है, अंदर से कमजोर दिख रही है। और अमेरिका की इन परेशानियों का असर जाहिर है भारत पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, सीधा असर दिख रहा है। ये जो अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है, ये तो बहुत बड़ा झटका है, दशकों में शायद सबसे बड़ा। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। और छूट वगैरह के बाद भी जो प्रभावी दर है वो करीब 33% बैठती है। बहुत ज्यादा है ये। तो इसका हमारी जीडीपी ग्रोथ पर कितना असर पड़ेगा? विश्लेषकों का अनुमान है कि इससे सालाना जीडीपी ग्रोथ 0.2% से 0.5% तक कम हो सकती है। और जो पहली तिमाही में 7.8% की ग्रोथ दिखी थी, वो भी थोड़ी कह सकते हैं भ्रामक हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि वो कम मुद्रास्फीति समायोजक मतलब डिफ्लेटर की वजह से ज्यादा दिख रही थी। अगर आप नॉमिनल ग्रोथ देखें तो वो सिर्फ 8.8% थी। अच्छा, तो टैरिफ का असर आगे और दिख सकता है। और इसका सबसे ज्यादा असर किन पर पड़ेगा? कौन से सेक्टर ज्यादा प्रभावित होंगे? सबसे ज्यादा मार पड़ेगी छोटे और मझोले उद्योगों पर, MSMEs पर। खासकर कपड़ा, चमड़ा, ऑटो पार्ट्स बनाने वाले, रत्न आभूषण, ये सारे सेक्टर जो निर्यात पर निर्भर है। तो अब क्या विकल्प है? दूसरे बाजारों में निर्यात बढ़ाना? कोशिश तो वही करनी होगी पर ये आसान नहीं है क्योंकि चीन पर भी अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं। तो चीन भी अपना सस्ता माल दुनिया भर में बेचेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। और क्या हम बदले में अमेरिका पर टैरिफ लगा सकते हैं? वो शायद हमारे लिए ही नुकसानदेह हो क्योंकि हमें बहुत सा कच्चा माल, मशीनें वगैरह अमेरिका से मंगानी पड़ती हैं। अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो हमारी अपनी लागत बढ़ जाएगी। तो फिर रास्ता क्या है? यहाँ RBI के पूर्व गवर्नर दुवुरी सुब्बाराव की बात अहम लगती है। वो कहते हैं कि भारत को आत्मविश्वास से मोलभाव करना चाहिए। मोलभाव? हाँ, ये रिश्ता भले ही अमेरिका के पक्ष में थोड़ा झुका हो पर एक तरफा नहीं है। अगर आप सेवाओं का व्यापार, शिक्षा, रॉयल्टीज, हथियार खरीद, इन सबको जोड़ लें तो असल में अमेरिका का भारत के साथ सरप्लस है। अच्छा। तो भारत की ताकत है उसका बड़ा बाजार, उसका सर्विस एक्सपोर्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन में उसकी भूमिका। इनको ध्यान में रखकर सोच समझकर कूटनीति करनी होगी, टकराव से बचना होगा। कूटनीति का वक्त है और इसी माहौल का असर शायद शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। FPIs पैसा निकाल रहे हैं,
हाँ बिल्कुल, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो है FPIs, वो भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। क्यों? क्या वजह बता रहे हैं जानकार? कई कारण हैं। NR नागराजन जैसे विश्लेषक बताते हैं, एक तो शेयरों की कीमतें काफी ऊंची हो गई हैं, कंपनियों की कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, फिर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, मतलब बॉन्ड में निवेश ज्यादा आकर्षक हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, और हाँ, अमेरिकी टैरिफ का डर तो है ही। बॉन्ड यील्ड की बात की आपने, सरकारी बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है। हाँ, 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड करीब 6.6% पहुंच गई है। इसका क्या मतलब है? मिंट का संपादकीय कहता है कि इससे सरकार के वित्तीय घाटे के लक्ष्य पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार का लक्ष्य 4.4% है। लेकिन यील्ड बढ़ने से घाटे पर दबाव क्यों? क्योंकि यील्ड बढ़ने का मतलब है सरकार के लिए उधार लेना महंगा होना, और दूसरी तरफ टैरिफ और GST में बदलाव से सरकारी कमाई पर भी असर पड़ सकता है। तो आमदनी कम, खर्चा ज्यादा, घाटा बढ़ सकता है। समझ गया। तो ये आर्थिक अनिश्चितता का माहौल है, और इसी बीच देश में जो बुनियादी ढांचे में निवेश हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस पर भी एक सवाल खड़ा हो गया है, नोएडा टोल ब्रिज मामले की वजह से। हाँ, ये एक अहम मामला है। नोएडा टोल ब्रिज केस में दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। इस फैसले ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर बने प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट की स्थिरता पर एक चिंता खड़ी कर दी है। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी प्रोजेक्ट की लागत और उस पर एक उचित मुनाफा कमा चुकी है, तो उसका टोल या यूजर फीस वसूलने का अधिकार सीमित किया जा सकता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में लंबी अवधि के लिए अधिकार दिया गया हो। मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाकर कॉन्ट्रैक्ट बदला जा सकता है? एक तरह से हाँ, उचित रिटर्न के आधार पर। लेकिन इसका असर क्या होगा? अमिताभ कांत और अमित कपूर जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका सीधा असर पड़ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी इनविट्स पर। इनविट्स? हाँ, ये ट्रस्ट सड़कों, पावर प्लांट्स जैसे लंबे चलने वाले प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, और इनका पूरा मॉडल इसी पर टिका होता है कि उन्हें कई सालों तक एक तयशुदा राजस्व मिलता रहेगा। अगर ये राजस्व बाद में कोर्ट के फैसलों से काटा जा सकता है, तो इन निवेशों का आधार ही हिल जाता है। इससे ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना और महंगा और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर एक और मामला भी तुम आया, रेसिंग प्रमोशंस का। हाँ, बात और उलझ गई जब फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट की ही एक दूसरी बेंच ने रेसिंग प्रमोशंस मामले में कहा कि PPP कॉन्ट्रैक्ट की जांच जनहित याचिका यानी PIL के जरिए नहीं हो सकती। तो ये तो विरोधाभासी फैसले हो गए। बिल्कुल, और इससे कानूनी जोखिम बढ़ गया है निवेशकों के लिए। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? विशेषज्ञ सुझा रहे हैं कि या तो विकसित भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट जैसा कोई नया स्पष्ट कानून लाया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही एडवांस रूलिंग जैसी कोई व्यवस्था हो, जिससे निवेशकों को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही पता हो कि नियम क्या है और वो बदलेंगे नहीं। स्पष्टता जरूरी है। स्पष्टता बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जरा गियर बदलते हैं, भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। भारत चीन रिश्तों में कुछ हलचल दिख रही है। हाँ, कुछ नरमी के संकेत जरूर मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट के लिए चीन जाना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। 7 साल में पहली चीन यात्रा थी ये उनकी, और 2020 में जो सीमा पर गतिरोध हुआ था, उसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पहली आमने सामने की मुलाकात। हाँ, वो तस्वीरें भी आई थी, मोदी, शी और पुतिन एक साथ। उसने रूस, भारत, चीन यानी RIC त्रिपक्षीय की याद दिला दी, जो काफी ठंडे बस्ते में था। बिल्कुल। तो इस मुलाकात में हुआ क्या? क्या सहमति बनी? द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने सीमा पर हालात सामान्य करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसे आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। ये प्रक्रिया अक्टूबर 2024 में कजान में ब्रिक्स समिट के बाद शुरू हुई थी। अच्छा। इसके अलावा सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत तेज करने, सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, वीजा नियमों को आसान बनाने और आर्थिक संबंध बढ़ाने पर भी रजामंदी हुई। मोदी जी ने आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर जोर दिया, और शी जिनपिंग ने वो ड्रैगन और हाथी के साथ आने वाली बात कही। लेकिन इस बदलाव के पीछे वजह क्या लग रही है? अचानक ये नरमी क्यों?
द हिंदू का संपादकीय विश्लेषण कहता है कि शायद इसके पीछे एक बड़ी वजह अमेरिकी टैरिफ है और प्रतिबंध, और शायद ट्रंप प्रशासन के इरादों को लेकर नई दिल्ली में जो एक अविश्वास बढ़ रहा है वो भी। मतलब अमेरिका फैक्टर। हाँ, ऐसा लगता है शायद इसी वजह से भारत ने चीन की कुछ पुरानी बातों को, जैसे पाकिस्तान का समर्थन करना या यूएनएससी सुधार में रोड़ा अटकाना या आतंकवादियों पर बैन में आनाकानी करना, इन चिंताओं को फिलहाल थोड़ा पीछे रखने का फैसला किया है। एससीओ की जो तियानजिन घोषणा हुई उसमें सीमा पार आतंकवाद पर तो सख्त भाषा थी। हालांकि पहलगाम हमले और बलूचिस्तान में हुए हमलों की बराबर निंदा की गई। अच्छा। हम गाजा पर, ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों की निंदा पर भी सहमति बनी। हाँ। भारत ने चीन के BRI वाले पैराग्राफ का विरोध जारी रखा। BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जी, और घोषणा में शी के SCO डेवलपमेंट बैंक के प्रस्ताव और मोदी जी के सभ्यताओं के बीच संवाद के सुझाव का भी जिक्र था। SCO मतलब शंघाई सहयोग संगठन और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत चीन सीमा। अमेरिका ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? प्रतिक्रिया मिलीजुली और दिलचस्प रही। व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो ने तो मोदी जी के तानाशाहों यानी शी और पुतिन के साथ दिखने को शर्मनाक कह दिया। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने SCO को ज्यादातर दिखावटी बताया, पर यह भी कहा कि भारत के हित अमेरिका के साथ ज्यादा है। और ट्रंप? राष्ट्रपति ट्रंप ने तो भारत के साथ संबंधों को पूरी तरह एक तरफा तबाही ही बता दिया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय कहता है कि SCO घोषणा में आर्थिक प्रकृति के एक तरफा जबरदस्ती वाले उपायों का विरोध किया गया। ये साफ तौर पर अमेरिकी टैरिफ की तरफ इशारा था। तो ये जो रिश्तों में बदलाव दिख रहा है, ये शायद रणनीतिक है और अमेरिकी व्यापार नीतियों का मुकाबला करने की इच्छा दिखाता है। दिलचस्प बात यह है कि अब ट्रंप के ही कुछ समर्थक उनकी आलोचना कर रहे हैं। हाँ, कि उन्होंने अपनी नीतियों से भारत को चीन के और करीब धकेल दिया है। तो भारत क्या कर रहा है? अमेरिका से दूरी बना रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत ने अमेरिका से दोबारा जुड़ने का दरवाजा खुला रखा है, पर जैसा संपादकीय कहता है, वॉशिंगटन को भी समझना होगा कि ऐसे रिश्ते दो तरफा होते हैं, वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकते। चीन में इस यात्रा को कैसे देखा गया? उनके मीडिया में, इंटरनेट पर? वहाँ भी काफी विश्लेषण हुआ। तारा कार्था और डॉकू नागामल्लेश्वर राव का एक विश्लेषण है। वो बताते हैं कि चीनी विश्लेषकों ने इसे टैरिफ युद्ध के बीच भारत का एक सोचा समझा नपा तुला कदम माना। अच्छा। मोदी जी का चीन की भव्य सैन्य परेड से दूर रहना और उनका सतर्क हाव भाव, इसे कुशल कूटनीतिक चाल कहा गया। चीन में हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या कोई घटना अमेरिका के लिए झटका है, तो वहाँ के विश्लेषकों ने इसे कुछ हद तक ऐसे पेश करने की कोशिश की कि देखो, भारत को चीन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। मोहन जैसे टिप्पणीकार याद दिलाते हैं कि जमीनी हकीकत अभी भी नाजुक है। मतलब तनाव कम करना और सैनिकों को पूरी तरह पीछे हटाना, ये अभी भी दूर की बात लगती है। चीन ने LAC पर बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, सड़कें, पुल वगैरह। हाँ, ये खबरें आती रही हैं। इससे उसकी सेना अगर पीछे हटती भी है तो बहुत जल्दी वापस आ सकती है। तो वो रणनीतिक बढ़त बनी हुई है और रिश्ते सामान्य करने पर भी दोनों देशों के नजरिए में फर्क है। भारत कहता है पहले सीमा पर शांति हो तभी बाकी चीजें। चीन कहता है कि सीमा विवाद को बाकी रिश्तों पर हावी ना होने दें। और वो अर्थव्यवस्था वाला अंतर भी तो है। हाँ, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। चीन की इकोनॉमी भारत से लगभग 6 गुना बड़ी है। ये ताकत का असंतुलन हमेशा रिश्तों पर असर डालता है। भारत को इस अंतर को पाटने के लिए बहुत तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना होगा। तो राह भी लंबी है। वैसे भारत सिर्फ चीन पर ही फोकस नहीं कर रहा, दूसरे क्षेत्रों में भी सक्रिय है। फिजी के प्रधानमंत्री भारत आए थे हाल में। हाँ, पारुल चंद्रा की रिपोर्ट थी इस पर। फिजी के प्रधानमंत्री की यात्रा हुई और इसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये क्यों है? ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है और साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति का भी। भारत फिजी को रक्षा उपकरण देगा, ट्रेनिंग देगा, समुद्री एम्बुलेंस जैसी मदद भी देगा। ठीक है, अब जरा देश के अंदर आते हैं। शासन और कानून के मोर्चे पर क्या चल रहा है? एक जनविश्वास बिल की बात हो रही है। हाँ, जनविश्वास संशोधन विधेयक 2025 ये लोकसभा में पेश हुआ है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य मकसद है कई छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना, डीक्रिमिनलाइज करना। क्यों?
संजीव सन्याल और चिराग दुदानी का विश्लेषण है कि इसका लक्ष्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाना, मतलब व्यापार करने और जीने में आसानी लाना। ये सोच है कि हर छोटी बात पर सजा देने वाले सिस्टम से हटकर भरोसे पर आधारित सिस्टम बनाया जाए। तो इसमें होगा क्या, कैसे होगा? इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला, कई मामलों में क्रिमिनल जुर्माने की जगह सिविल पेनल्टी लगाई जाएगी, मतलब जेल जाने का डर कम होगा। दूसरा, अगर कोई पहली बार गलती करता है तो उसे सीधे सजा देने की बजाय सुधार नोटिस दिया जा सकता है। अच्छा, एक मौका दिया जाएगा। हाँ, और तीसरा, बहुत से छोटे मोटे मामले जो अभी अदालतों में जाते हैं उन्हें प्रशासनिक अधिकारी ही निपटा सकेंगे। जैसे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जो नापतौल से जुड़ा है, उसमें कई ऐसे बदलाव प्रस्तावित हैं। तो ये डर आधारित सिस्टम से विश्वास आधारित सिस्टम की तरफ एक कदम है। हाँ, कह सकते हैं। सुधार पहले का दृष्टिकोण। ठीक है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया है शॉर्ट क्लास इंडिया मामले में, वो भी अहम बताया जा रहा है। हाँ, वो प्रतिस्पर्धा कानून एंटी ट्रस्ट लॉ के लिहाज से बहुत अहम फैसला है। क्या हुआ उस मामले में? कोर्ट ने कंपनी को तो बरी कर दिया, वो 15 साल पुराना मामला था, लेकिन डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव और पंकज छुट्टानी के मुताबिक फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 के लिए, जो बाजार में अपनी ताकत यानी डोमिनेंस के दुरुपयोग से जुड़ी है, उसके लिए कोर्ट ने कहा कि ये साबित करना जरूरी होगा कि कंपनी के काम से प्रतिस्पर्धा पर वाकई बुरा असर पड़ा है, जिसे AAEC कहते हैं, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। अच्छा, सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि कंपनी बड़ी है या आक्रामक है। बिल्कुल नहीं। ये दिखाना होगा कि उसके एक्शन से बाजार को या ग्राहकों को या कंपटीशन को ठोस मापने लायक नुकसान हुआ है। आर्थिक सबूत देने होंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है। हाँ, ये प्रभाव आधारित नजरिया है। पहले कई बार रूप आधारित नजरिए से देखा जाता था। ये प्रतिस्पर्धा कानून के लिए एक बड़ा शिफ्ट है। इससे कंपनियों को थोड़ी और आजादी मिलेगी, जब तक कि वो सच में बाजार को नुकसान न पहुंचा रहे हों। न्यायपालिका से ही जुड़ा एक और मुद्दा है जजों की नियुक्ति में महिलाओं की भागीदारी। हाँ, ये एक लगातार चिंता का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी 34 जजों की स्वीकृत संख्या है, पर महिला जज सिर्फ एक हैं, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना। जी हाँ, सिर्फ एक। और जयना कोठारी बताती है कि 1950 से अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर सिर्फ 11 महिला जज ही नियुक्त हुई हैं। सिर्फ 11 इतने सालों में? हाँ, जो कुल जजों का महज 3.8% है। और वकीलों में से जो सीधे जज बनते हैं उसमें क्या स्थिति है? वहाँ भी भारी असमानता है। अब तक 9 पुरुष वकील सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बने हैं, जबकि महिला वकील सिर्फ एक, स्वर्गीय जस्टिस इंदु मल्होत्रा। तो ऐसा क्यों है? नियुक्ति प्रक्रिया में दिक्कत है? हाँ, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी की बात उठती रही है और जरूरत इस बात की है कि लैंगिक विविधता को जज बनाने का एक संस्थागत अहम पैमाना बनाया जाए। सिर्फ योग्यता ही नहीं, प्रतिनिधित्व भी देखा जाए। सही बात है। इसी तरह अधिकारों से जुड़ा एक और मसला है सिकल सेल रोग, SCD से पीड़ित लोगों का। हाँ, ये एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, खासकर कुछ समुदायों में। इन्हें विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता का दर्जा तो मिला है। हाँ, दर्जा मिला है। गार्गी मिश्रा, सरोजनी नादिमपल्ली, लीला श्रीराम और रागिनी डे अपने लेख में यही बताती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इन्हें नौकरियों में जो 4% आरक्षण है, उसके दायरे में शामिल नहीं किया गया। ओह, तो मान्यता मिली पर लाभ नहीं। हाँ, और दूसरी बड़ी दिक्कत है वो 40% बेंचमार्क विकलांगता वाली शर्त। आरक्षण या दूसरे लाभ पाने के लिए कम से कम 40% विकलांगता साबित करनी होती है। लेकिन SCD जैसी कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमेशा दिखती नहीं या रुक रुक कर होती हैं, तो ऐसे लोग इस 40% की सीमा की वजह से बाहर हो जाते हैं। और सर्टिफिकेट बनवाना भी मुश्किल है शायद? बहुत मुश्किल। प्रक्रिया बहुत जटिल है और खासकर आदिवासी और दलित समुदाय जिनमें SCD ज्यादा होता है, उनके लिए इन प्रक्रियाओं तक पहुंचना ही एक बड़ी चुनौती है। तो सिर्फ कानून में लिख देना काफी नहीं है, जमीन पर उन्हें वाकई अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। अब समाज में कुछ और रुझानों को देखते हैं। स्कूली बच्चों में प्राइवेट ट्यूशन का चलन बहुत बढ़ गया है। हाँ, द हिंदू का एक डेटा पॉइंट ये दिखाता है, पिछले 7 सालों में ये चलन तेजी से बढ़ा है। कहाँ ज्यादा बढ़ा है, शहरों में? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि बढ़ोतरी गांवों में ज्यादा हुई है
और हायर सेकेंडरी लेवल पर गांव की लड़कियों में सबसे ज्यादा। अच्छा, और कुछ राज्यों में तो ये बहुत ही ज्यादा है। हाँ, कुछ पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल में करीब 75% छात्र प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं। त्रिपुरा में तो लगभग 79%। 79%, मतलब लगभग हर कोई। ये सोचने वाली बात है कि स्कूलों में क्या कमी रह जा रही है। बिल्कुल, ये शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। शहरों की अपनी अलग चुनौतियां हैं। गुड़गांव का जिक्र है, जिसे कभी सपनों का शहर कहा जाता था। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि कैसे गुड़गांव हर मानसून में पानी में डूब जाता है। बुनियादी सुविधाओं की कमी है। वो एक तरह से खराब शहरी प्लानिंग का, अनियोजित विकास का प्रतीक बन गया है। और मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन ने शहर को ठप कर दिया था। हाँ, TOI का संपादकीय था इस पर। उसने सवाल उठाए कि ऐसे बड़े विरोध प्रदर्शनों से कैसे निपटा जाए और इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता और शहर की व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। ये मराठा कुनबी पहचान और आरक्षण की बहस, ये काफी जटिल मुद्दा लगता है। हाँ, इसकी जमीन बहुत गहरी है। प्रबोधन पोल और सुमीत मस्कर का विश्लेषण बताता है कि ये सिर्फ आज का मुद्दा नहीं है, इसका इतिहास है और ये आधुनिक भारत की जटिल जातिगत राजनीति से जुड़ा है। कैसे? इसमें ऐतिहासिक रूप से जो ताकतवर जातियां रही हैं, वो आरक्षण के मौजूदा ढांचे के भीतर अपनी स्थिति को, अपनी पहचान को रणनीतिक रूप से बदलने की कोशिश कर रही हैं। ये सिर्फ नौकरी या शिक्षा का सवाल नहीं है, ये पहचान, सामाजिक रुतबे और राजनीतिक ताकत का भी खेल है। बहुत पेचीदा है। और अंत में RSS प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान भी काफी चर्चा में रहा कि हिंदू और मुसलमानों का DNA एक ही है। हाँ, उस पर भी काफी बात हुई। इसे कैसे देखा जा रहा है? डॉक्टर प्रशांत बर्थवाल का एक नजरिया है कि इसे सिर्फ एक बायोलॉजिकल, मतलब जीव विज्ञान के बयान की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिर इसे एक गहरे सभ्यतागत जुड़ाव, एक साझा विरासत के रूपक, एक मेटाफर के तौर पर समझना चाहिए। ये नजरिया इस बात पर जोर देता है कि धार्मिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन भारत के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, एक ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताने बाने का हिस्सा है। ये भारत की विविधता में एकता वाली पुरानी सोच को ही आगे बढ़ाता है। एक अलग नजरिया है ये। तो आज हमने काफी चीजों पर बात की। हमने देखा कि कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की लहरें, जैसे अमेरिकी टैरिफ, वो भारत के तटों तक पहुंच रही हैं और हमारी इकोनॉमी पर, खासकर छोटे उद्योगों पर असर डाल रही हैं। हाँ, और कैसे भारत सेमीकंडक्टर जैसी एक बहुत ही अहम दौड़ में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मौके भी हैं, बड़ी चुनौतियां भी हैं, चाहे वो फैब्स की कमी हो या स्किल्ड लोगों की। फिर हमने देखा कि कैसे जियोपॉलिटिक्स की शतरंज की बिसात पर भारत बहुत सावधानी से अपनी चालें चल रहा है। SCO में चीन के साथ थोड़ी नरमी दिखा रहा है, तो वहीं अमेरिका के साथ जो मुश्किल रिश्ते हैं उन्हें साधने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और साथ ही हमने देश के अंदर भी झांका। शासन, कानून, समाज, यहाँ भी कितने जरूरी बदलाव और बहसें चल रही हैं। हाँ, जन विश्वास बिल जैसे सुधारों की कोशिश है, तो शॉर्ट ग्लास मामले में सुप्रीम कोर्ट का वो अहम फैसला भी है जो प्रतिस्पर्धा कानून को बदल सकता है। फिर न्यायपालिका में औरतों की कम नुमाइंदगी का सवाल है, सिकल सेल मरीजों के अधिकारों की लड़ाई है। ये सब जरूरी मुद्दे हैं। और समाज में भी बदलाव देख रहे हैं। प्राइवेट ट्यूशन का बढ़ना, शहरी चुनौतियां और मराठा आरक्षण जैसे जटिल सामाजिक मुद्दे जो इतिहास और राजनीति से जुड़े हैं। सही कहा। ऐसा लगता है कि ये सारी कहानियां, चाहे वो सेमीकंडक्टर की दौड़ हो या कोर्ट के फैसले, सीमा पर तनाव हो या समाज के बदलते रुझान, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। एक का असर दूसरे पर पड़ता है। बिल्कुल। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि इन सभी अलग अलग चुनौतियों और मौकों को देखते हुए वो कौन सा एक धागा है जो इन सबको जोड़ता हुआ सबसे साफ नजर आता है। ये एक अच्छा सवाल है। और ये जो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, उसमें भारत के आगे के रास्ते के बारे में ये चीजें क्या जरूरी सवाल खड़े करती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।